नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की तरफ से। विश्व हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा आज ये जो परिचर्चा रखी गई है, संवाद में तर्क और तथ्य, इस विषय पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी भी है और प्रासंगिक तो है ही। अतीत में बातचीत, वार्ता, विषाद, बैठक ये सभी होते रहे और कई तथ्य और विचार, कई मसलों पर हल और गुत्थियों की निष्कर्ष और सवालों के जवाब भी मिलते रहे हैं। प्राचीन काल में जो शास्त्रार्थ में अमृत का कुंभ प्राप्त होता रहा है, वर्तमान परिवेश में संवाद विवाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तथ्य और तर्क के स्थान पर असत्य और कुतर्क हावी हो जाते हैं। परिचर्चा या बातचीत बगैर निष्कर्ष या मुकाम पर पहुंचे ही खत्म हो जाती है। तो आज हम ये महसूस करते हैं कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर गहन मंथन होना चाहिए ताकि संवाद में सक्रियता बनी रहे। तो आज हमारे वक्ता आ चुके हैं। अब हम उनसे निवेदन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए सर, अपने विचार रखें। ये माइक यहाँ आइए, यहाँ ठीक लगेगा पीछे। हर वक्ता को 8 से 10 मिनट का समय है। कई वक्ता हैं जो 2-2, 4-4 मिनट ही बोलना चाहते हैं, लेकिन जो अधिकतम बोलते हैं उनके लिए 10 मिनट का समय सीमा। स्वागत है। सॉरी, आदरणीय केशव राय जी और यहाँ उपस्थित सम्मान्य मित्रों, बहुत दिनों बाद एक ऐसा विषय मिला है बातचीत करने के लिए जिसकी आज बेहद ज़रूरत है। खासकर तब संवाद के बारे में बात करना और भी ज़रूरी है जब हम एक तरफा हो गए हैं और इस ऑनलाइन युग में हम ही बोलते हैं, दूसरा जो क्या सुनकर क्या महसूस कर रहा है वो हम तक नहीं आ रही है बात। और दूसरा अगर कुछ कहना चाहता है तो हम इतनी दूर है, दिखता रहे कि कोई पर्दा नहीं है, इतने बड़ा पर्दा है कि हम संवाद नहीं हो पा रहा है। तो एक टेक्निकल, एक सामान्य सी बात हुई जो मैंने कही, लेकिन केशव राय जी का कहना ये है कि अब संवाद तो जैसा चल रहा है इस कोरोना काल में चलाना पड़ेगा, वैसे ही समय नहीं रुकेगा। कोरोना की वजह से समय तो चलेगा ही, कि हम एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहे हैं। संवाद के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहे हैं। और पहले प्राचीन काल में जो अमृत कुंभ की बात कही जाती है, वो सभी प्रश्नों और शंकाओं का वो समाधान था जिसकी चर्चा इन्होंने की। तो आप देखेंगे कि जो विवाद में तर्क कुतर्क वगैरह आ रहे हैं, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ। एक तो बात लंबी होती रही है। आप देख लीजिए कि वैदिक युग से लेके आज तक, अब भक्ति युग का ले लीजिए, उसमें सगुण सही है या निर्गुण सही है, आप उस पर लंबी बहस हुई कभी। अब उसके बाद कहा कि न तो कबीर ने कहा कि न तो मैं सगुण जानता हूँ निर्गुण, मैं राम एक है और वो सिर्फ नाम ही है, कोई मूर्ति ईश्वर नहीं है, नाम ईश्वर है। वो अपना समाधान दिया उन्होंने। उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो रीति काल में जो रीतिबद्ध कविता सही है या रीति मुक्त कविता सही है, इस पर लंबी बहस है। उसके बाद आगे आइए इधर तो नमस्कार, वंदन, प्रणाम। आगे आइए छायावाद में, तो छायावाद के बाद प्रगतिवाद और छायावाद में बहस है। उसके बाद नई कविता और कविता में संवाद है और बहस है। और उसके बाद तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगातार संवाद हुआ है और हम एक विकास के निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि ठप हुआ है। आप छायावाद के बाद प्रगतिवाद है, ऐसा नहीं कि पुनः
द्विवेदी युग लौट आया। क्या बात, या बहुत अच्छी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो वो जो हुआ है इस तरह से विकास होता चला गया है, आज तक ये होता रहा है। लेकिन सवाल है कि ये जैसा कि केशव राज जी का कहना है कि ये सकारात्मक कैसे हुआ है ये। अब तक अगर हम इतिहास को देखेंगे कि छायावाद से, अगर क्योंकि साहित्यकार लोग भी यहाँ हैं, छायावाद से प्रगतिवाद से नई कविता, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर अकविता, फिर आज का समय जनवादी कविता, जो भी पूरा एक बनता है, ये जो सकारात्मक विकास की दिशा है उसका स्पष्ट एक प्रक्रिया है जिसके कारण ये हुआ है। एक तो ये है कि जब आप संवाद करें, जब आप बहस करें, तो 3 व का ध्यान रखें। 3 व क्या है, मैंने उसको, चूंकि संक्षिप्त गोष्ठी होती है इसलिए उसको मैंने विस्तार में व्याख्या में न जाके मैंने उसको बांधने की कोशिश की है रास्ते में जब मैं आ रहा था यहाँ। तो पहला तो है विज्ञान, जिस पर आप बहस कर रहे हैं और जिस पर आप अड़े हुए हैं, विज्ञान उसके बारे में क्या सोचता है, विज्ञान में लेटेस्ट क्या उसके बारे में जानकारी दी गई है। आज मंगलवार है इसलिए हमको पूरब नहीं जाना, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। एक, उसके बाद विज्ञान, आप देखिए कि विज्ञान ने उस पर क्या निष्कर्ष दिया है। दूसरा, वक्त, कौन सा वक्त चल रहा है। हर वक्त हर वही बात नहीं कही जा सकती, कुछ बातों को छिपा लेना होगा कि विवाद खामखा पैदा ना हो। इसलिए हमको वक्त देखना पड़ेगा कि कैसा वक्त चल रहा है, कौन सा समय आ गया है जिसमें हमको ये बात अभी कहनी है कि नहीं कहनी है। तो कई बार जो विज्ञान के आधारहीन, जब विज्ञान नहीं होता हमारे चिंतन में, तो बहुत हम बेकार की बहस करने लगते हैं और अड़े रहते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। कई बार हम समय संवेदनशील है वो ध्यान नहीं रखते और ऐसे वक्त पर बहस करने लगते हैं जिससे विवाद और संघर्ष पैदा होता है, उसको भी। तो ये कैसे होगा, तीसरा वो आएगा, यानी विज्ञान के बाद हम विज्ञान पर सोचेंगे, वक्त पर सोचेंगे, अंत में जो हम सोचेंगे जिससे कि निष्कर्ष करेंगे कि हमें बहस को कहाँ ले जाना है और करना है कि नहीं करना है, संवाद कैसे करना है, वो है विवेक। हम विवेक से इसका मूल्यांकन करें कि हम जो कहने जा रहे हैं और हम जो कहेंगे वो विवेक के हिसाब से देखें कि अभी समाज के लिए कितना ज़रूरी है, या हमारा समाज जैसा है उसकी ढांचे की हमको अपनी वो होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इस समाज के लिए हम एक कैसी चीज़ें देनी है। हम जहाँ अभी बैठे हैं वहाँ पर सम्मान्य महिलाएं भी बैठी हैं और हमारे भाई भी बैठे हैं। इसमें अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि हम सब लोग जो बैठे हैं वो कौन लोग हैं, और उसको आधार बनाकर हमें अपनी बहस को उस भाषा में करना पड़ेगा। और उस भाषा में अगर हम करेंगे तो ये चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी, ये चीज़ आगे बढ़ेगी जैसे कि बढ़ती रही है। अंत में 10 मिनट क्या? अच्छा नहीं, इसीलिए मैं बांध के लाया हूँ। तो ये तीसरी चीज़ मैंने विवेक बताई। विवेक आपके अंदर कैसे, हम उस विवेक कोई कहीं बाहर से, तो विवेक नाम का आदमी नहीं है जो मेरे अंदर आ गया है आके बैठ के और वो कहेगा। विवेक नाम के बहुत से लोग होते हैं। तो विवेक का मतलब ये है कि इतिहास से जो निष्कर्ष निकाले गए हैं संवाद के माध्यम से, इतिहास में संवाद हुए हैं बहुत सारे और उससे निष्कर्ष निकले हैं जो हमारे पास दर्ज है। समाजशास्त्र में जो बहस हुई है उससे जो निष्कर्ष निकले हैं, आध्यात्मिक चिंतन जो हुआ है उसमें जो निष्कर्ष निकला है, समाजवादी चिंतन हुआ है उसमें निष्कर्ष निकला है, उससे हमारा विवेक बना है। या अगर हमने एक स्पष्ट विवेक का निर्माण नहीं किया है अपने अंदर, तो इसके आधार पर हम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सभ्यता के इतिहास का जो कारवां चला है वह किन किन राहों से गुजरते हुए, कहाँ कहाँ किन मुश्किलों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा है। कौन ऐसा मुद्दा हुआ कि हम लोग कलिंगा में बैठे हैं जिसके नाम पर कलिंग में इतना महायुद्ध हुआ,
मतलब लाखों लोग मारे गए एक खास तरह से। लेकिन बाद में वही आदमी, वही समय जिसमें कितना संघर्ष हुआ था, उसने शांति का ऐसा मतलब वो माहौल बनाया कि आज तक वो जारी है। आज भी हम उससे प्रेरित होते हैं। तो इतिहास, तो विवेक हमारा इससे बनता है कि वो क्या क्या महसूस हुआ कि ये इस परिस्थिति तक पहुंचे। बुद्ध क्या किन परिस्थितियों में तथागत बने, वो हमारे विवेक को निश्चय ही मथता है, हमारे विवेक को बनाता है, हमारे विवेक को। अब सवाल ये है कि जो हमारा विवेक है वो अपने आप में स्वायत्त नहीं है और स्वायत्त नहीं होना चाहिए। उस विवेक को भी सिर्फ यही नहीं कि ये विवेक है इसलिए मैं ये बोलता चला जा रहा हूँ और मैं कहता चला जा रहा हूँ ये सही है, यही मैं होगा, यही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। विवेक ये कहता तो ये इजाज़त नहीं दे। विवेक को हमको संवेदनशीलता से, मानवीय संवेदनशीलता से जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि ये बात बहुत सही हो, लेकिन मानवीय दृष्टि से ये बात अभी के लायक नहीं है, अभी के समय के हिसाब से सही नहीं है। हो सकता है कि कोई मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आप बैठी हैं, आपके उपस्थिति के कारण वो सही नहीं है। तो ये मानवीय संवेदनशीलता हमको रखना पड़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। और तब अगर हम संवाद करते हैं, बहस करते हैं, तो जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, निश्चित ही जैसे हम आगे बढ़ते चले आए हैं आज तक, वैसे ही और आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो हम ऐसी चीज़ों में अपनी शक्ति खर्च करेंगे और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो किशोर राय जी ने जो ये संवाद का जो कि संवाद हमारा संवाद में गतिरोध क्यों है, जो ये मुद्दा रखा है, बहुत प्रासंगिक है आज के लिए। और उसमें हम विज्ञान, वक्त और विवेक, इन तीनों को अगर हम ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करते हैं इस समय पर, और संवाद करने में इसका ख्याल रखते हैं, अपना पक्ष प्रस्तुत करने में इसका ख्याल रखते हैं, तो बहस में हम टकराएंगे नहीं, सहयात्री हो जाएंगे, जिससे हमारी बहुत वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इसी के साथ मैं अपनी बातचीत ख़त्म करता हूँ, बाकी लोग को सुनना चाहूँगा। क्या बात, वाह वाह। माइक सर ने वाकई 3 वाक्य के बारे में बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और प्राचीन काल में जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में भी जो सर ने बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वर्तमान काल में यही कलिंगा रेस्टोरेंट में हम यहाँ पर रोज़ शाम को बैठते हैं, तो कई नामी विद्वान, साहित्यकार, लेखक, कलाकार, हमारी कई बार बहस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और मैं जिस चीज़ को नहीं जानता हूँ स्वीकार कर लेता हूँ कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो जानता हूँ उसके बारे में बहस करते हैं हम। ये वो मतलब इस ऐसी नौबत आ जाती है कि जैसे वो अमेरिका में होता है ना कि आपको ऑर्डर, सब आपके घर में राइफल वगैरह होती हैं कि आप शूट कर दो उसको, इतनी बहस हो जाती है। बाद में होते हैं दोस्त ही, लेकिन वो इतनी, क्योंकि वो मानते ही नहीं इस बात को। लेकिन हमारे साथ आज ये अच्छी बात है, हम जब वो उस मामले में गर्मजोशी होती है तो बाद में गूगल खोला जाता है, वो बताया जाता है कि देखो भाई ये सही, अब तो मान जाओ, फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। आज हमारे पास ये साधन तो है कम से कम कि हम 10 पहले, मान लीजिए हम 20 साल पहले का किस्सा हमको मालूम है सर, या 25 साल पहले का किस्सा, कि दिल्ली का एक पता था, सफदर जंग है वो, है ना? हमने कहा वो गंज है, हमको नहीं मालूम था, 30 साल या 35 साल पहले की बात है। तो हमें 3 दिन लग गए उसको कंफर्म करने के लिए, लेकिन हमने बहस नहीं की। मैंने कहा, लेकिन शुरू में की, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं यार सही, तो उज्जैन ही था, क्योंकि हम बहादुरगंज में रहते हैं उज्जैन में, तो गंज ही गंज हमको याद है। तो कहने का मतलब आज हमारे पास ये साधन है, तो कई चीज़ें जो कलिंगा में कई अलग अलग विषयों पर बातचीत होती है हमारी, तो जब एक समाधान निकलता है तो गूगल कई हद तक निकाल देता है वो। हमारे जो आज वक्ता हैं, कई कलाकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, सब तो वरिष्ठ हैं सभी। तो हमने ये भी कहा कि उन्होंने कहा यार हम इस बात पर, बड़ा अलग विषय है ये तो मैंने कहा यार आप गीत लिखते हैं, आप डायरेक्शन में हैं,
तो डायरेक्टर और राइटर में भी बहस चलती है और एक दूसरे को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अंततः हो ही जाते हैं, दोनों का हित जुड़ा होता है उसमें, तो ऐसी बात है। विवेक काम आता है। हाँ, तो हाँ सभी ऊपर संवेदना। तो अब मैं शेखर जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए शेखर जी। शेखर अस्तित्व जैसा कि आप सभी जानते हैं और देश नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम है। बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी फिल्म आई थी अभी संजू, उसमें 2 गाने बहुत सुपर डुपर हिट रहे हैं उनके, और एक गाना कर हर मैदान फतेह, संजय दत्त के उतार चढ़ाव वाला जो जीवन है उसमें दोनों बातें थी और वो दोनों इन्होंने अपने गाने में लाए और वो गाना बहुत ही प्रेरणादायी रहा और सुपर हिट रहा। शेखर अस्तित्व जी आइए। जी शेखर। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम है और ये बड़ा ही खूबसूरत विषय है, आज के समय का विषय है, क्योंकि इन दिनों हम एक शब्द सुनते जा रहे हैं, बड़ा अभी एकदम गर्म शब्द है वो शब्द है असहिष्णुता। ये पैदा कहाँ से हुई? ये यहीं से हुई और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हो गई है और उसका कारण यही है। पुराने हमारे बुजुर्ग लोगों की एक कहावत थी, आपने सभी ने सुनी होगी। वो कहा था कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो बढ़े बात से बात और मूर्ख से मूर्ख मिले तो चले लात पर लात। तो ये क्या है? ये जो सहनशीलता है हमारी वो कम हो गई। वो कम क्यों हुई भाई? क्योंकि हमारे अंदर की संवेदनाएं खत्म हो गई। हम सामने वाले को समझना ही नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते, हमारे पास धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। अभी आप अक्सर सुनते होंगे रेड रोज़ के, वो क्या क्या कहते हैं उसको, रोड रेस के मामले, रेड रोज़ बोल रहा हूँ, है ना। सड़क पे ये लोगों में धैर्य नहीं है, ज़रा सा कुछ हो गया उतर आए और पता नहीं क्या क्या घटनाएं है ना घटित हो जाती हैं। धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। मानवता तो बहुत दूर की बात हो गई है। और अभी जैसे सर ने कहा, मुझसे पहले आए वक्ता, तो क्या है, चीज़ों में असहमति होना बड़ा ज़रूरी है। दिन है, रात है, प्रकाश है, अंधेरा है, सृजन है, विनाश है, ये सब एक दूसरे एक जो तभी जाकर के वो जो है ना, जो पूर्ण वो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। एक के बगैर दूसरे का कोई आधार ही नहीं है। दूसरा जो है वो पहले का आधार है। पहला जब मिटता है तब वो दूसरे का एक, है ना, हर विध्वंस एक नए सृजन की बुनियाद होता है। ये मेरा मानना है। तो मैं असहमति को भी उतना ही महत्व देता हूँ जितना कि सहमति को, क्योंकि जब तक हम मथेंगे नहीं महाराज तो घी निकलेगा कैसे? और हम यहाँ पर घी निकालने के ही लिए बैठे हैं। घी एक ऐसा कि जो आने वाले वक्त में जिसके दूरगामी सुपरिणाम हो, संपूर्ण मानवता के काम आए, तो उसके लिए अच्छा। तो बड़ी ही विनम्रता के साथ मैं सर के दूसरे व पर अपनी बात कहूँगा। पहला वह ठीक है, विज्ञानता। दूसरा वह जो आ जाता है अपना वक्त, तो इसमें मैं अपनी असहमति बड़ी विनम्रता के साथ ये जाहिर करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, और हमने सभी ने देखा है, यहाँ मुझसे छोटे लोग भी हैं, मुझसे वरिष्ठ लोग भी हैं, और हर किसी ने ये चीज़ को देखा होगा। हमारे पिता बुजुर्ग वहाँ से चली आ रही कि अगर जैसे कि हमने कहा कि भाई चीज़ को कहने के लिए सही वक्त भी देखना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, इसके दूरगामी बहुत दुष्परिणाम होते हैं। अगर आपने आज कड़वा सत्य बोलने की हिम्मत नहीं की तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक लंबे अरसे तक वो फिर धीरे 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 वो चीज़ बिगड़ती चली जाती, और वो एक छोटी सी खरोंच बाद में ऐसा नासूर बन जाती है जिसको कि अच्छा फिर क्या हो, इतिहास की लकीरों, क्या सब लकीर के फ़कीर है ज़्यादातर लोग। हमने देखा है, देखते आ रहे हैं कि अध्ययन पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते जा रहा है, और गूगल पे और जब से हम डिपेंड हो गए तब से हर बच्चा पढ़ना कम जानता है। घरों में लाइब्रेरियां नहीं है, हाथ में मोबाइल है, खट से मारा उनने देखता है ढूंढने। अब वहां पर तथ्य है क्या, या अगर है तो कितने प्रतिशत है, वह आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हम शुरू से हमने क्या सुनते आए हैं, क्या देखते आए हैं। प्रामाणिक बात यह है कि मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र अगर कोई है तो वो है किताबें। अध्ययन से जो ज्ञान आपको मिलेगा वो
इस तरह से ये जो है ये फास्ट फूड वाले ज़माने इस तरह से नहीं मिलेगा। इसमें कई भ्रामक जानकारियां भी आ जाती हैं। तो आपको वक्त पर, ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा दोनों हाथ जोड़कर कि सर मैं विनम्रता से अपनी असहमति प्रकट कर रहा हूं, आपको विनम्रता के साथ उस वक्त पर वो कड़वा सत्य बोलना ही चाहिए, नहीं तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। एक कथा मुझे याद आ रही है कि किसी में एक व्यक्ति अंधा था, वो अंधों का हाथी नाटक तो आप सभी ने देखा ही होगा। सब अपने अपने हिसाब से उसको पकड़ते हैं, हाथी को देखता है, कोई खंबा पाँव पकड़ता है, बोलता है अच्छा हाथी खंबे की तरह रहता है, किसी के हाथ में पूंछ आती है, वो बोलता है अच्छा हाथी पतला सा रहता है, किसी के हाथ में सूंड। तो उसी तरह की एक कथा है, बड़ी छोटी सी। अंधा था बंदा कोई, उसको बेचारा नेत्रहीन, उसने जीवन में देखा नहीं। वो पूछता है यार दूध कैसा था केशव जी? केशव जी बताते हैं दूध भाई व्हाइट कलर का रहता है, एकदम सफ़ेद होता है जैसा ये बॉक्स रखता है। बोले अच्छा सफ़ेद क्या होता है? बोले सफ़ेद होता है बगुला। बोले अच्छा, अब बढ़ते जा रहा है भ्रम उसका, है ना। दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। सफ़ेद कैसा होता है? बगुले की तरह। तब उसे समझ में नहीं आ रहा भाई बगुला कैसा होता है। तो केशव जी ने यूं हाथ करके बता दिए कि ऐसी आगे चोंच रहती है, ऐसी मुंडी रहती है उसकी, ऐसी लंबी सी गर्दन होती है। अब वो बेचारा ऐसा छू रहा है, अच्छा 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 मैं समझ गया। बगुला जो होता है, बगुला इस तरह से टेढ़ा होता है, दूध जो है इस तरह से टेढ़ा होता है। तो इस तरह से ये जो भ्रम है बढ़ता जा रहा है। तो बात कहाँ से थी? दूध की। अब दूध हो गया टेढ़ा। वो चीज़ जो तरल होती है, वो चीज़ जो सरल होती है, उस चीज़ को हम अपने कुतर्कों के माध्यम से या सही वक्त पर सही तरीके से ना कह पाने के कारण उसकी एक गलत व्याख्या कर देते हैं। और वो जो गलत व्याख्या होती है वो आने वाले समय में उसके बहुत ज़्यादा दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। और हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई उससे ये हो गया वो हो गया, ठीक है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जब जब भी हमने सत्य को छुपाया है, जब जब भी हमने कड़वा सत्य नहीं कहा है, तो उसके कारण क्या है, आने वाली पीढ़ियों पर वो लकीर और गहरी होती चली गई। रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। तो वो इतना गहरा हो चुका है कि अब हमको लगता है कि नहीं यार वही सत्य है। हिटलर की मुझे याद आ रही, उनने कहा था कि भाई एक झूठ को 100 दफे दोहराओगे आप तो उसको सत्य मान लिया जाएगा। तो सत्य का जो महत्व है वो कम से कम हमें तो समझना पड़ेगा। इस पीढ़ी को, इस अपना जो दायित्व है वो हमारे कांधों पर है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को कोई गलत बात बताऊं। मैं उसको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, प्रेम से बताऊंगा कि बेटे ये चीज़ इस तरह की है। विनम्रता से उसको बताऊंगा कि बच्चे उसकी समझ में आने लायक भाषा में बताऊंगा। जैसा कि सर ने कहा कि महिलाएं भी बैठी है तो हमको किस तरह के शब्दों का है ना, तो बिल्कुल भाषा का ध्यान रखना चाहिए, भावों पर संयम रखना चाहिए। किस तरह के बच्चे को हम समझाने जा रहे हैं, उसकी उम्र, उसका सारी चीज़ों का ख्याल रखते उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हमारे साथ अभी निर्देशक आए सोम जी हमारे, तो वो एक निर्देशक की वही कोशिश होती है कि किस व्यक्ति को, हमारी ऑडियंस क्या है, उसको किस भाषा में हम समझाएं तो जल्दी समझे। तो उसी तरह हमको अपनी इस पीढ़ी को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़े सतर्क होकर, सचेत होकर ये बताना पड़ेगा कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है। क्योंकि अगर हम उसको सत्य और तथ्य नहीं बताएंगे तो वो फिर अपनी अज्ञानतावश आने वाले वक्त में कुतर्क करने लगेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं होगा। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता तो फिर हम जानते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो वो जो आधे जल से भरी हुई गगरी थोथा चना बाजे घना, है ना, तो वो फिर क्या करेगा, फिर वो कुतर्क पे उतर आएगा, हाथापाई पे उतर आएगा, है ना। जबकि ज़रूरत क्या थी, उसको ज्ञान से भरने की ज़रूरत थी। ज़रूरत क्या है, सत्य से, तथ्य से इस पीढ़ी को परिचित कराने की ज़रूरत है। और इसके लिए बड़ी विनम्रता से हमको उसकी भाषा में उन चीज़ों को रखना पड़ेगा कि बेटा देखो ये जो है ये छोटी सी खरोच है, इसको ढको मत। इसको अगर आज हमने ढक दिए मीठेपन में तो ये कल को उसको हवा नहीं लगेगा जी, वो नासूर बन जाएगा। और वो नासूर बना हुआ सत्य जो है वो सड़ जाएगा और वो आने वाले वक्त में पूरी हमारी मानवता के लिए, पूरी हमारी सृष्टि के लिए विनाश का कारण बनेगा। आज ये जो हो रहा है सारी दुनिया में, हम कितना बड़ा दुर्भाग्य, हम दुनिया में चाहते तो है शांति, लेकिन सच्चाई क्या है, हम शांति को लाना कैसे चाहते हैं। आपने जैसे निवेदन किया था कि कलिंग
युद्ध की बात आपने की, सम्राट अशोक लाखों को मारा, उसके बाद फिर हृदय परिवर्तन हुआ, बुद्ध धर्म ले लिया उसने। क्यों? एक एक्सट्रीम पर जाने के बाद उसको समझ में आया कि यार ये चीज़ तो गलत है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक संवेदना थी, एक दृश्य उसने देखा कि वो माँ आई बच्चे को लेकर के, बाप उसका मर चुका था, जो भी चीज़ है। तो ये परिवर्तन आता ही है। आप हमेशा उस रात में नहीं रह सकते, सुबह आती है, हमारे विचारों में भी सुबह आती है, और उसके बाद हम जागते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उस हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि उस शांति पर आने के लिए विनाश से गुजर कर ही आया जाए? ये तो ज़रूरी नहीं। हम अपने इतिहास से सबक लेकर सीखते हुए भी तो कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। हर एक चीज़ हम स्वयं पर ही अगर वो करके ही अनुभव के द्वारा ही गुजारेंगे तो फिर तो उम्र हमारी छोटी पड़ जाएगी महाराज। हमारी इतनी उम्र है ही नहीं कि हम इनके उनके, इसीलिए हमको आपके इनके सभी के अनुभवों से हमको सीख लेनी चाहिए भी, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इन बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, खासकर आपने वक्त की बात की, तो इस वक्त पर अपने को अपनी इन जिम्मेदारियों को समझते हुए अतीत में हमारे पुरखों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी गलती कह लीजिए, भूल कह लीजिए, है ना, उसको सुधारने का समय है, ऐसा मुझे लगता है। और निस्संदेह ये जो दायित्व है ये हमारे कांधों पर है और हम कोशिश करेंगे विनम्रतापूर्वक, भाषा पर संयम रखते हुए कि हम एक स्वस्थ बहस को जन्म दें, एक स्वस्थ परिचर्चा हो और हर चीज़ के बारे में हम बड़ा तथ्यात्मक विश्लेषण करें, कुतर्क करने के बजाय। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद शेखर जी। हमें पुस्तकों और अखबारों से तो निश्चित रूप से सकारात्मक समाचार मिलते हैं और कई महान लेखकों के जो हम लेख पढ़ते हैं या उनके कोटेशन पढ़ते हैं तो हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है और जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन टेलीविज़न में कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, टेलीविज़न में जो हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो विषय पर बातचीत होती है तो कुछ हमें ज्ञान मिले वर्तमान में, देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलता है। उल्टा नकारात्मक होते हैं लोग और कोई उसका परिणाम भी नहीं आते। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं ना कलिंगा में जब वो लोग सुनकर आते हैं, हमने तो टीवी भी नहीं देखते, हम तो अखबार पढ़ते हैं, तो वही बातचीत शुरू हो जाती है, फिर ये वो। तो कहीं ना कहीं वही बात है कि सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है और वही 5-10 मिनट के बाद अपने आप में सब शांत हो जाते हैं और अगले को ये पश्चाताप होता है यार कि मैं ज़बरदस्ती अपनी बहस की, और बहस का उसका अहंकार था कि वो मान नहीं रहा था उस बात को। तो ये था। अब जैसे छोटी छोटी बातें कहीं हमारे साथ या और दूसरों के साथ भी अपन देखते हैं कि जैसे रिक्शे वाले से बहस हो गई और आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि रिक्शे को लेकर कोई झगड़ा हो गया, 5 रुपए में किसी ने किसी की हत्या कर दी। कितना दुख होता है, आधी चाय पर किसी ने किसी को मार डाला कि यार ये छोटी छोटी बातें थी, क्यों नहीं अपने आप को समझाया। जब मालूम पड़ता है कि वो आदमी सभ्य था, वो था, वही बातचीत करते करते कब झगड़े में परिवर्तित हो जाती है और जीवन चला जाता है किसी का। तो ये पढ़कर, जब अखबारों में पढ़कर भी लोगों को कहीं ना कहीं सबक तो मिलता है, वो अपने आप को सुधारते भी हैं। सामने सुना भी है जब कहते हैं यार वो बातचीत से निपट सकता था मामला, लेकिन बहस बढ़ गई कि झगड़े हो गए। तो वो बातचीत ये है कि आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि सहनशीलता बहुत ही ज़रूरी। कोई विवाद बढ़ाए नहीं, क्योंकि एक आदमी तो ज्ञान रखता है, नॉलेज रखता है, दूसरा नहीं रखता है, तो वो झगड़े की बात पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने को ही सहनशील होना पड़ेगा। तो आइए रहमत जी, आप आज मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ। नहीं, तो आपका नाम तो वक्ता में है ना, तो आपका आना है, 2 शब्द कहना ही है। आज मैं डेफिनेटली आज उनका जो फर्स्ट अच्छा, वर्ड है, विषय वो follow आपको करना विषय चाहती बहुत अलग लग रहा है लगता है। हाँ जी, आप आइए। अच्छा, बाद में योगी जी आइए फिर। अच्छा मैं हाँ, अरे मैं तो सुनने आया था। अच्छा अंकिता जी से करते हैं। अंकिता जी, आप अंकिता जी की अभी 2 पुस्तकें आई हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से ना अंकिता नादान गीत का 3 आ गई, उस दिन 2 दी आपने। पहली वाली आउट ऑफ प्रिंट है, अच्छा। मतलब मेरे पास भी नहीं बची। अंकिता नादान बनारस से हैं और फिल्म गीतकार, लेखिका व शायरा हैं। अपने विचार रखिए। हाँ, ये लीजिए ना।
शुद्ध हिंदी उच्चारण भी ठीक है, बहुत ही ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, आप निराश मत कीजिए लोगों को, इतनी आशा मत बंधा दीजिए कि वो निराशा में परिवर्तित हो जाए। जी प्रणाम। मुंबई के कला, साहित्य और फिल्म जगत के सभी सम्मानित जनों को मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि केशव जी ने बताया, मैं काशी से हूँ और बहुत ही कम समय हुआ है मुझे मुंबई में आए हुए। तो आज एक तरीके से ये मेरी पहली ऐसी गोष्ठी है जहाँ मेरा सौभाग्य, केशव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो विषय भी इन्होंने चुना है, केशव राय जी की राय में जो आज विषय अंकित हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हमारे इसके पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आज महत्वपूर्ण विषय है और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज 30 जनवरी है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो कि सत्य, शांति और अहिंसा के पुजारी थे। तो मैं कुछ भी अपने विचार रखूं, सबसे पहले उनको प्रणाम निवेदित कर रही हूं। सबसे पहले वक्ता जो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, जो शुरुआत उन्होंने की कि आज एक ऑनलाइन संवाद माध्यम बन गया है, जो परिवेश बदल चुका है, संवाद का माध्यम बदल चुका है। तो ऑनलाइन संवाद एक तरह से एक तरफा इश्क की तरह हो गया है। तो एक शेर है उस पर, इश्क गर एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो ही मज़ा देता है। तो कहीं ना कहीं जो एक मज़ा, एक रस, हमारे यहाँ बतरस की भी बात कही है कि इसमें भी रस है, तो वो रस निकल गया है ऑनलाइन संवाद में कि एक तरफ वक्ता बोल रहा है लेकिन सामने से कोई रिएक्शन ही नहीं, कुछ आईज का एक्सप्रेशन ही कुछ नहीं, तो वो मज़ा जो एक है वो निकल चुका है। तो ऑनलाइन संवाद अब कितने आगे तक हम लोग निभा पाएंगे, मुश्किल ही लगता है। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत टाइम बाद एक ऑफलाइन संवाद और गोष्ठी हो रही है, तो इसका मज़ा अलग है। और दूसरा, क्योंकि मैं बनारस से, तो हमारे बनारस में ना ये बात बहुत कही जाती है, आप सुनेंगे, बहुत लोगों से भी सुनेंगे कि मतभेद हो किंतु मन भेद नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटी सी एक लाइन है, लेकिन आप ध्यान दें तो मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। तो जैसे केशव जी ने बताया कि यहीं कलिंगा में बैठ करके इतने विपरीत विचारधाराओं के लोगों के साथ आपका चर्चा विमर्श होता है और बात कितनी आगे तक भी पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी आप दोस्त बने रहते हैं, अगले दिन फिर यहीं मिलते हैं, चाय पे उसी समय बन जाते हैं। तो ये उस तरीके से जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर एक हो जाते हैं। तो जब हम विचार विमर्श करते हैं तो अपने अंदर जो बाल सुलभ संवेदनाएं हैं, उन्हें अवश्य उनसे दूर ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है सभी से। और जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे उनसे भी, जो यहाँ लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई बात इतनी बिगड़ेगी कि जिस पर हमें इस प्रकार की गोष्ठियाँ आयोजित, इतने चिंता का विषय बन जाएगा। मैंने कुछ प्रयास किया है लिखने का इसी विषय पर, चूँकि मैं कवित्री हूँ, वर्तमान में प्रयास कर रही हूँ कि मैं फिल्म जगत में भी कुछ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी प्रेरणा से कुछ योगदान दे सकूं तो अच्छा लगेगा। और उसी दृष्टि से मैं काशी से चलकर मुंबई आई। तो आप की इजाज़त हो तो मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ इस विषय पर। मनसा वाचा कर्मणा को साकार करें, मनसा वाचा कर्मणा को साकार करें, आओ तथ्य परक कृत्य को स्वीकार करें। तर्क के लिए कुतर्क करने की भावना त्याग, तर्क के लिए कुतर्क करने की भावना त्याग, स्वस्थ संवाद की संस्कृति का सत्कार करें। आओ तथ्य परक कृत्य को स्वीकार करें। ये जो स्वीकार्यता का भाव है ना, एक्सेप्टेंस, ये सब में होना चाहिए। तो क्या है कि जो आपने आपने बात रखी अस्तित्व जी, मैं इसको आगे और पढ़ूंगी, लेकिन चूंकि मुझे याद आ गया आपकी ये बात, आपने बहुत अच्छी कही, जो कॉन्ट्राडिक्शंस होने चाहिए, असहमति ज़रूरी है। तो उस पर एक छोटी सी बात की, घर झूठ नहीं तो सत्य क्या है, जो अंधकार नहीं तो रोशनी क्या है, काला नहीं तो सफ़ेद क्या है, जो रावण नहीं तो राम क्या है। तो सबका अपना वजूद है, ज़रूरी नहीं कि सबकी सहमति हो एक विषय पे, सबके एक से विचार हो, लेकिन दूसरे के विचार का सम्मान करना, उसके प्रति स्वीकार्यता का जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे 2 लाइनें और आगे प्रस्तुत कर रही हूँ। बातचीत से निकाले बातचीत से निकाले हर समस्या का हल, बातचीत से निकाले हर समस्या का हल, विचार विमर्श की परंपरा को अंगीकार करें। आओ तथ्य परक कृत्य को स्वीकार करें, मनसा वाचा कर्मणा को साकार करें। छोड़ दे आरोप प्रत्यारोप की अवधारणा, ये जो दोषारोपण की प्रवृत्ति है, तुरंत हम दूसरे पे दोष डाल के अपने को मुक्त कर लेना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप, तो छोड़ दे आरोप प्रत्यारोप की अवधारणा, वाद विवाद की प्रवृत्ति का तिरस्कार करें। क्योंकि कोई भी वाद है वही विवाद का जनक है। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ, मुझे क्षमा करेंगे कई लोग शायद आपत्ति भी करें, राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। मुझे उस वाद से भी तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ कोई वाद आ जाता है वहीं पे विवाद आ जाता है। तो भावना राष्ट्र प्रेम की हो, राष्ट्रवाद क्या है, वहीं पे सारी आपत्ति हो जाती है। तो उसी पर है कि विचार विमर्श की परंपरा को अंगीकार करें, वाद विवाद की प्रवृत्ति का तिरस्कार करें। और अंत में जो आज आपने कहा कि टीवी चैनलों के माध्यम से जो डिबेट्स होती हैं, और एक वही तो वहाँ लगता है कि विचार विमर्श सारा दुनिया का वहीं सबसे ज़्यादा चिंता वहीं पर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है क्रांति की जगह वही है, और भ्रांति की भी, जो भ्रम आपने कहा, दोनों की जगह वही है। इसलिए अखबार पढ़ ले, किताबें पढ़ ले, नमस्कार करे, वो बेहतर है। क्योंकि चीख चीख कर असत्य को सत्य सिद्ध करते हैं, चीख चीख कर असत्य को सत्य सिद्ध करते हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात, सॉरी, वाह, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था, सुष्मिता सेन, और कोई बात नहीं, अभी अब वो डर नहीं हो तो फायदेमंद है चीज, हाँ, मास्क। तो कई जैसे पति पत्नियों में विवाद हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, और डाइवर्स तक के वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं। लेकिन जब बाद में कुछ जज ही उनको कहता है कि एक बार आप बातचीत कर लें, हो सकता है आपकी बातचीत से कुछ समाधान निकल जाए। तो ऐसे कई केसेस हमने पढ़े हैं कि जब वो दोनों बातचीत करते हैं, कई वर्षों बाद मिलते हैं, तो वो समाधान हो भी जाते हैं और पुनः मिल जाते हैं। वो ये हम केसेस पढ़ते हैं। तो बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। गुस्से में बातचीत नहीं हो पाती है, इसलिए उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। लेकिन जब शांत मन से बातचीत करते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। अब जी योगी जी आइए। योगी जी महान वक्ता हैं, ये देख के ही लग रहा है, देख कर ही लग रहा है। ये आप योगी जी रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्मों में कलाकार हैं, निर्देशक भी हैं। योगी जी स्वागत। नमस्कार सभी को। वो विषय ऐसा था कि रोक नहीं पाया, मीटिंग में था जाना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि साहित्य मेरी खुराक है, साहित्य मेरा जीवन है, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने हमेशा किताबें खरीद के पढ़ी हैं। मैं किताबें खरीद के पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ। महीने में 10-5 हज़ार की किताबें खरीदता हूँ, और कभी कभी दिल्ली भी जाता हूँ, वहाँ हाट लगता है, तो किताब का बड़ा शौकीन। हाँ, मैं पता नहीं क्यों किसी ने पढ़ना सिखाया मुझे पहले, और नई किताब लाता था, 2 दिन का समय है, फिर मैं पढ़ूंगा, तो 2 दिन में वो सर 400 पृष्ठ पढ़ने की आदत पड़ गई अब तक है। तो बात संवाद की है। मैं मंथन कर रहा था रास्ते में कि ये संवाद पहली बार कब हुआ होगा। वाह। अभिव्यक्ति, जब माँ गर्भवती होती है, बच्चा पेट में लात मारता है, एक संवाद है। क्या बात है। कह तो नहीं सकता वो, लेकिन लात मारता है। संवाद हम केवल शब्दों से नहीं करते, बड़ा गहरा विषय है। बहुत मंथन कर रहा था। संवाद, जब बिजली कड़कती है संवाद होता है कि मैं बरसात होगी, वो भी एक संवाद है। हम एक संगीत सुनते हैं, लगता है सुबह का संगीत है, हमें आभास करा देते कि संगीत सुबह का है, ये भी एक संवाद है।
तो संवाद केवल शब्दों से नहीं है, संवाद और बहस दो अलग चीज है। संवाद का कुरूप में परिवर्तन जो है वो शायद बहस है। संवाद का एक परिणाम आ सकता है, बहस का परिणाम नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल। संवाद का परिणाम है, क्योंकि संवाद दो लोग समान रूप से संवाद कर रहे हैं तो वो एक परिणाम देगा। बहस का एक तरफा हो गया वो। तो संवाद, जिससे अभी एक कल की बात है, मेरे घर में बिल्ली का बच्चा है, बड़ा खेलता है, मैंने उसको डांटा, 1 साल का है। पहली बार देखा मैंने कि वो सिसक कर रहा है, आंखों में आंसू हैं, कह नहीं सकता वो, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे करके आंखों में बिल्कुल ऐसे हो गया, मैंने उसको गोद से लगा लिया बच्चे की तरह, कुछ कहना चाह रहा था। तो संवाद, चिड़िया चहकती है, संवाद है, हवा के झोंके आते हैं, हमारा मन सुशोभित हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, शायद वो कुछ कह के जा रही है। तो संवाद कई तरीकों से हमारे जीवन में आते हैं, उन संवाद के सकारात्मक चीज़ों को हम ग्रहण करें। सुरेश जी की बात, मैं आपसे बहुत क्या कहते हैं प्रेरित हूँ, और आपसे भी बहुत प्रेरित हूँ मैं, कि आप जो चीज़ कहते हैं वो इतना अनुभव है सुरेश जी आपका। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, अखबार के क्षेत्र से आप आते हैं, वहाँ बहस ज़्यादा और संवाद कम होता है ना। और संवाद की तो परिभाषा टीवी ने इस तरह से बदल दी कि वो बस चांटा नहीं मारते, बाकी सारा कुछ कर चुके हैं। शर्म आती है जब एक बड़े बड़े राजनेता लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने आपके उसको साधने के लिए इतने घिर जाते हैं शब्दों से और अपनी मानसिकता से। शायद ये राजनीति का जो बदलता स्वरूप है उसको हम जैसे लोगों को मिलकर बदलना चाहिए। जो कुछ सड़ांध सी आ गई है राजनीति में, सड़ांध ही कहूँगा, कुछ शब्दकोश में पढ़ते थे वो अब वो बेमाने से लगने लगे हैं। मतलब चीजें इतनी कुरूप हो गई हैं कि ऐसा लगता है, कल भी मैं सोचा कि शब्दकोश को बदलना पड़ेगा क्या। मनुष्य इतना गिरता जा रहा है कि शब्दकोश के जो सब शब्द हैं वो भी कहीं ना कहीं छोटे पड़ रहे हैं। मतलब अपने हित को साधने के लिए आदमी किस किस चीज से गुजर रहा है। मतलब पत्नी पति से क्या कह रही है, पति पत्नी से क्या कह रहे। अभी एक उदाहरण बता दूं आपको मैं। 3 दिन पहले पति पत्नी ने अपनी शुभकामनाएं, शादी की वर्षगांठ मनाई, और चौथे दिन पत्नी कह रही कि पति जो है उसको मैं छोड़ना चाहते हो, मेरे पर आरोप लगा। कैसे हो सकता है 48 घंटे में? कैसे संभव है? कहीं सड़ांध थी रिश्तों में, जिसको संवाद के माध्यम से मिटाया नहीं गया, उसको समझा नहीं। और एक चीज़ और समझ में आती है कि जब से गुरुजी ने बताया कि ये, और मैडम ने बताया कि वो जो ऑनलाइन वाला ख़त्म हो गया और ये ऑनलाइन शुरू हो गया है, बच्चे 18 घंटे कॉलेज और ट्यूशन पढ़ के पास नहीं हो सकते। क्या ऑनलाइन के बच्चे हमें क्या देंगे? हमने क्या पढ़ा रहे हैं? क्या कभी हमने सोचा है कि बच्चों 1.5 घंटा जो ऑनलाइन में शिक्षक के साथ पढ़ने के बाद वो 6 घंटे टीवी पे, उसमें क्या देख रहा है टीवी पे? हमने कभी प्रयास किया? हमने कभी उससे संवाद किया? नहीं किया। कहीं ना कहीं हम घर में भी संवाद नहीं करते हैं। पिताजी वहाँ दूसरे कमरे बैठे हैं, बीवी वहाँ बैठी है, बच्चा बाहर खेल रहा है। ये समाज, भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है, किस गर्त में जा रहा है। अब हम बाबूजी से पूछते नहीं, बाबूजी दवाई खत्म हो गई क्या? समय नहीं मिलता सकती उससे, हमारे व्हाट्सएप से, फेसबुक से। बिटिया को नहीं पूछते कि बेटी 8:30 बज गए तो ऑफिस से क्यों नहीं आई अभी? 10 बजे उसका खाना, बेटी नहीं क्या आ रही होगी। हम कितने सब कुछ होते भी कितने एकांकी हो गए हैं सर। 5,500 फेसबुक पे दोस्त हैं, एक से भी बात नहीं हो सकती सर। खुश हैं, थैंक यू वेरी मच। हर लड़की को कह रहे ब्यूटीफुल। कितना लाइक सर? लाइक मेरा ऐसा समझ में नहीं आया, लाइक होता क्या है? कहाँ से ये, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे सारे साहित्यकारों को, हमारे सारे फिल्म निर्देशक को, हमारे फिल्म लेखन वालों को अब इस दिशा में सोचना होगा। और मैंने फिल्म नहीं देखी पुष्पा, लेकिन मुझे लगता है कि उसने एक चांटा मारा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की चांटा मारा है कि भारतीय कहानी उस पर काम करें। हम इतने साहित्यकार हैं, हमारा साहित्य इतना विकसित है
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय साहित्य में हर साहित्यकार शेक्सपियर है सर। आप उठा के देखिए, हमने कभी प्रयास नहीं किया समझने को। हम शेक्सपियर से हम प्रभावित हो गए, प्रेमचंद को भूल गए, परसाई जी को भूल गए, ऐसे लोगों को भूल गए जिन्होंने सब आंसू आ जाते हैं प्रेमचंद की कथाओं को पढ़ने के बाद। क्या परिदृश्य दिखाया है। आप कभी मृत्युंजय पढ़िए, शिवाजी सावंत की सर, हिंदी में है वर्जन, उसका स्क्रीन प्ले पढ़िए सर। मैंने स्क्रीन प्ले लिखना वहां से सीखा। पत्ते तक हिल रहे हैं और कर्ण चला जा रहा है। ये संवाद ही तो है। तो संवाद को आज आपने, केशव जी ने इस विषय को रखा है और मैं रोक नहीं पाया, और मैं आमंत्रित नहीं था आपके आज वक्ता में, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। संवाद करते रहना चाहिए। और मुझे इनसे बड़ी जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि सर आप इतने अच्छे विषय कहाँ से लाते हैं, इतनी ऊर्जा आपके पास कहाँ से आती है कि आज आप हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, हल्की सी हंसी। सर थोड़ी सी ऊर्जा हमें भी दे दीजिए। और हम शपथ लें इस बात की, अगर हम लेखक हैं, निर्देशक हैं, गीतकार हैं, अच्छा लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, जब तक अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता न पड़े हिंदी ही बोलेंगे हम। ये हमें शपथ लेनी होगी और अपने ही से शुरुआत करनी होगी। मैं हिंदी ही बोलता हूँ, हिंदी ही लिखता हूँ, हिंदी ही खाता हूँ और आपसे भी कहूँगा हिंदी ही पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद आपने दिया। नमन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो लाइफ के बारे में क्या हुआ कि वर्धा में मैं अध्यापक था 1 साल के लिए, तो देखा कि एक स्टूडेंट जो है वो फ़ोन कर रहा है फादर को कि ये जो छोटा भाई है उसके लिए कैमरा के लिए पैसा भेज दीजिए। वो तो इधर से उत्तर हुआ कि क्यों, मतलब अभी अचानक कैमरा करना क्यों उसके लिए। तो कहा कि वो एक फ़ोटो खींचा था उसने मोबाइल से ही, मोबाइल पर उसने डाला और उस पर 20 लाइक आ गए हैं। खुश हो गया, कुछ हो गया है, पैसा कैमरा दीजिए। लाइक तो ये सर। वाह। आज जैसा कि गांधी जी की पुण्यतिथि है, हम उनकी जन्मतिथि पर कार्यक्रम करते हैं। तो गांधी जी ने भी जीवन भर संवाद ही किया है और सारी समस्या हल की है, और पूरे विश्व में उनका नाम संवाद के रूप में जाना जाता है कि बातचीत करते हैं और वो हल हो जाती है बातचीत। अभी साहित्य अकादमी पुरस्कृत हैं, महिला का नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ी विद्वान साहित्यकार, अभी 2-4 महीने पहले उनको मिला है। तो उनके जो उपन्यास में जो बातचीत है वो गांव की महिलाओं से वार्तालाप हुई। हाँ, उषा किरण। तो उन्होंने ये कहा कि बातचीत तो करना पड़ेगी ना, तो गांव की जो महिलाएं, वो उनके किरदार हैं, उनसे बातचीत की और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बातचीत में ये दम है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि टेलीविज़न का सर ने कहा है कि OT या डिजिटल पर आज भी कोई लड़के एक डाल देते हैं पोस्ट कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, और उसको समय रहते कोई खबर पहुँच जाती है और उसको कोई समझाता है, बातचीत समझ हो जाती है, तो उसका जीवन बच भी जाता है। तो वही बात है, कहने का मतलब कि बातचीत होना बहुत ज़रूरी है और उसका असर भी पड़ता है। आप अभी आपका जी ज्योति त्रिपाठी, मैं कह देती हूँ। हाँ अच्छा, जाइए। देखिए, आप हैं रहमत और आप दुबई में आरजे थी और यहाँ पर टेलीविज़न फिल्म मॉडलिंग कर रही हैं। हमने जब इनको विषय दिया है तो इन्होंने कहा केशव जी ये विषय है, तो मैंने कहा आप तो ऐसा कीजिए ना, जो रेडियो में आपके यहाँ जो भी बहस बातचीत चलती, कहीं ना कहीं स्टोरी के लिए भी तो बहस चलती है ना, एक दूसरे से विचार नहीं होते, सहमत नहीं होते कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है। आखिरकार जब कलाकार अपनी बात करता है और वो उसको प्रसिद्धि मिलती है, वाह होती है, सफलता मिलती है। तो मैंने इनको यही कहा था। अब इनको और वक्ताओं ने जो बोला ना, उससे जोश आ गया है, अब ये रुकेंगे नहीं, लेकिन समय 10 मिनट ही लीजिए आप। नहीं, मैं उससे बहुत कम लूंगी। नमस्ते आप सबको। स्वागत है। जी, हाँ, नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ रहमत सैयद। जैसे इन्होंने मेरे बारे में बताया, मैं एक्चुअली आपकी बात सुनकर मैंने कहा कि चलो मैं भी बोल देती हूँ, क्योंकि आज मैं सोच कर आई थी कि जो भी डिबेट, वाद विवाद, ये जो भी टॉपिक्स हैं, तो इसके ऊपर हम स्कूल से एक्चुअली सीखते हुए आते हैं, क्योंकि स्कूल में ये डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्कूल होते हैं, कभी कभार क्लासेस के साथ होते हैं, तो हमें वहीं से सिखाया जाता है। आज मेरा जब बेटा भी जब मेरे साथ बहस करता है, क्योंकि आज क्या हो गया है कि मेरे ख्याल में
हम सुनते बहुत कम हैं और कहते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें अपने पॉइंट को राइट प्रूव करना होता है। हमें ये नहीं सुनना है कि किसी और को क्या कहना है, वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। हमें सिर्फ इतना होता है कि नहीं, हमारा ईगो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गया है पहले के मुकाबले में। पहले ऐसा था कि हम जो बड़े भी हमारे से कहते थे हम वो बहुत सुनते थे, हम कभी बहसबाजी नहीं करते थे, शायद इसीलिए हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम सुनते थे, हम समझते थे। आज ऐसा नहीं है। आज हम अगर अपने बच्चे को कुछ भी कहें तो वो अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक ईगोइस्टिक कह दें या किसी भी चीज़ को एक अलग तरीके से कह दें, तो वो हमें यही बताना चाहते हैं कि हम राइट हैं और आप हमारे जनरेशन को नहीं समझते। तो मेरे ख्याल से जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं एक 1 by 1 जैसे जैसे मैं लोगों को सुन रही हूँ, और यहाँ पर लोखंडवाला क्लब के साथ मैं 3 साल से अभी तक जुड़ी हूँ। बहुत बार मैं आ नहीं पाई अपनी शूट्स के वजह से, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर बहुत हिंदी सीखी है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे कई लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ, ज़रूर ये कविता क्लब के मेंबर्स बने और सुने समझे, क्योंकि मैंने बहुत बार केशव जी को बहस करते हुए देखा है। मुझे बहुत मज़ा भी आता है उनके बहसबाजी में, क्योंकि वो अपने पॉइंट को ज़रूर प्रूव करते हैं, लेकिन बहुत सही तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और सामने वाला भी मतलब वो ठस से मस नहीं होते जब तक उनका पॉइंट प्रूव ना हो जाए। तो लेकिन यही चीज़ है कि मुझे सिर्फ यही कहना था कि हमें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है कहने से ज़्यादा। शायद हम जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा किसी और को समझ पाएंगे, और ईगो को अगर हम थोड़ा सा बैलेंस रखें तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। हमने ये भी सुना है फिल्म इंडस्ट्री में कि अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन को अपना दोस्त मानते हैं और बराबर बातचीत करते हैं। ऐसे कई हैं, अच्छी बात है कि बराबर बातचीत करते हैं। कई जनरेशन कई परिवारों में नहीं भी होता, लेकिन कई परिवार आज की तारीख में अपने बच्चों को दोस्त मानकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे की समस्या समझते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुप्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और निर्माता सोमजी आर शास्त्री जी को। शास्त्री जी कभी बोलते नहीं हैं, और कल इनसे यही हमने कहा कि आपने अब तक 2,500 एपिसोड इनके आ चुके हैं, 13 सीरियल बड़े बड़े जी पर, सोनी पर, सब जगह। तो मैंने कहा आप वक्ता बनकर मत आइए, आप तो अपनी बात करिए कि आप निर्माता हैं, लेखक हैं, और निर्देशक से किस तरह की आपकी बातचीत होती है, सहमति असहमति, सीन को लेकर, इसको लेकर, कास्टिंग को। आइए सोम जी, आप तो आना पड़ेगा। आप जुर्माना बहुत बड़ा लग जाएगा आज नहीं आइए तो। आइए आइए अरे आइए 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 आइए, आप बुलाइए, आपके कहने से आप अतिथि, आप बुलाइए, आप आइए, आना है, अरे आना है, आइए। हाँ ये आमंत्रित है, ये आमंत्रित, ये आमंत्रित। हाँ नहीं तो आप तो अपने अनुभव सुना दीजिए, कितनी बहस हुई, कितने नुकसान हो गए आपके, कितने फायदे, जो डिस्कशन। सत्य और तथ्य में एक छोटा सा फर्क है सर। हम बीच में डिस्कशन करते हैं, सत्य होते हुए भी तथ्य को एक्सेप्ट नहीं करता है आदमी, स्वीकृति नहीं है, यही विवाद की जड़ है। और घूम के वही संवाद पे आ जाती है कि संवाद सच होते हुए भी, जैसे केशव भाई ने बोला था कि सच होता है, लेकिन ईगो की वजह से एक्सेप्ट नहीं करता है आदमी, बाद में आके उसको भले अकेले में बैठ के सॉरी बोल दे। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बस और कुछ आपने बड़े वक्ताओं की सुप्रसिद्ध कवियत्री, लेखिका, वो कलाकार ज्योति त्रिपाठी हैं। आप लेट आई हैं आज 20 मिनट। 20 मिनट बोलना। ये इनकी हिंदी सेवा ही आई है, नहीं तो मंचों पर 1 लाख रुपए मान दे इनका कवि सम्मेलन। शेखर जी, सब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ तो, नामी है सब। आप भी आइए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और ये केशव जी का प्रेम है जो मुझे यहाँ तक खींच के लाता है हर बार। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन मैं तन से भले ना हो पाऊँ, मन से ज़रूर यहाँ रहती हूँ। एक कविता मैं आपको सुना देती हूँ जिसपे ये वाद विवाद या ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक वाक्य बताऊंगी, उसके बाद एक कविता सुनाऊंगी। वो कविता सुनाऊंगी जो आज तक मैंने कभी किसी कवि सम्मेलन में नहीं सुनाई।
और हमें लगता है कि वो कविता यहाँ पर सुनाना ज़्यादा सार्थक होगा। सोम जी बैठे हुए हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, शेखर जी हैं। एक बार मेरी दोस्त थी, तो वो एक फ़ोटो शूट के लिए गई, तो मुझे बोली ज्योति यार पहली बार फ़ोटो शूट के लिए जा रही हो तो तू भी चल साथ में। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगी, तुम्हारा फ़ोटो शूट, तुम जाओ। बोली नहीं यार तुम रहोगे थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ पर जब गई तो उसने सामान, मेकअप का सामान बाहर रखा हुआ था और वो अंदर थी। तो मैंने उसको जस्ट बोला कि ये जो तुम्हारी मेकअप की जो सामग्री है अंदर ले लो। अचानक मेरे मुंह से निकला, तो वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे और 2 बहुत बड़े नाम है। तो उन्होंने हमें उनसे हमारा कोई परिचय नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। अचानक वो ऐसे थे, ऐसे टर्न हुए पीछे, तो बोलते क्या बोला तुमने? तो मैंने कहा सर सामग्री। बोला ये सामग्री कौन बोलता है? तो मैंने कहा सर वो मुंह से निकल गया। मैं हिंदी पढ़ी हूँ, तो हिंदी में मुंबई विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया है, तो निकल गया। मैं को इतना मतलब टारगेट करके मैंने नहीं बोला। तो बोले नहीं 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 फिर से बोलो, फिर से बोलो। उन्होंने मेरे से 4 बार बुलवाया सामग्री बोलो। उसके बाद मुझे बोले अब तो उनके जो साथी थे मुझे बोल रहे हैं चलो भाई लेट हो रहा है, उसका किसी हीरोइन का इंटरव्यू करना है। बोलो नहीं नहीं भाई ये नहीं मिलेगी, ये सामग्री मुझे सुनना है। तो ये ऐसी चीजें हो जाती कभी कभी लता जी को लिखना होता ना सम्राग्री, तो सामग्री लिख देते हैं कई बार। फिर याद आता कि लोग हाँ। तो उन्होंने जो अपने मोबाइल में जो मेरा नाम भी सेव कर रखा है, ज्योति त्रिपाठी हिंदी मीडियम सेव रखा है, तो मुझे वो बताते हैं। तो ऐसे कई घटनाएं हो जाती है। कई बार इंग्लिश की वजह से भी या बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमें चीज़ें झेलनी पड़ती है। लेकिन एक कविता मैं सुना देती हूँ। उस कविता का शीर्षक है अपनी चाहत का हिसाब चाहता था वो। अब कविता शुरू होती है, सुनिएगा, सभी का ध्यान मिले। अजनबी शहर में, अनजान से रास्तों के बीच, अनसुलझे से सवालों के बीच, अनकही से दास्तां को कहानी बनाने के लिए जिंदगी के जालिमपन से अकेले जूझते देख कोई अपराजित सा हाथ उसे जकड़ लेना चाहता है। डर और अकेलेपन से पारों सा उसका अमौन मन कुछ खुशगवारियों की खलिश में देवदास मानकर उसका हाथ थाम लेता है और शुरू होता है रंगमंच बेपनाह मोहब्बत वाला। जिंदगी का छोटा छोटा जिद्दीपन और इश्क का खिलौनापन, जिसमें दोनों लोग मिलकर चाबी भरने लगे। खिलौना कभी रुका तो कभी दौड़ा भी, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई दौड़ती है ना। खैर, सुख दुख में, धूप छांव में और बाजारी बारिश में साथ रहना खूब भाने लगा था उसे। जैसे लाल किला भाता है आजादी की दुल्हन की तरह। पर इन सब के बीच कुछ मासूम सी खताओं के मार्फत और कुछ नामालूम से नएपन, अनसुलझी अकुलाहट, जिद्दी आदतों और आज़ादी पर लगी तानाशाही से अब वो होना चाहती थी आज़ाद। लेकिन यह क्या, अंतर्मौन, अवाक और अचेत स्तब्ध सी रह गई कि मनुहार की केमिस्ट्री के बीच ये गणित का शिगुफा कैसे? वो तो चाहत का हिसाब चाहता था, और वो भी पूरा। प्रश्नमाला के विवरण में उत्तर प्रत्युत्तर कौंधने लगे कागज के कोरेपन पर, और मोहब्बत की इकहरी ताकीद को भांप कर उसने भी कबूतर से कहला भेजा, वाह वाह वाह, हाँ करूंगी हिसाब पूरा पूरा। लेकिन प्रतिवाद भी, प्रतिवाद ये कि क्या तुम भी हिसाब दे सकते हो उन आंसुओं का जो तुमने मेरे कांधे पर गिराए थे, उन एहसासातों की खुशबुओं का जो तुम्हें सिर्फ मेरे पास मिलती थी, उस बंदगी का जिसमें हर बार मैं ही सजदा हुई तुमको अपना खुदा मानकर, गोकुल की उस गेंद का जिसे हर बार मैं तुम्हारे ही पाले में निर्वासित करती रही, उस सतीपन का जिसमें यम के द्वार से भी खींच लाने को अड़ गई थी एक दिन। अगर इन सब की हाँ है ना, तो सुनो, तैयार हूं मैं भी तुम्हारे हर हिसाब का हिसाब करने को। बहुत शुक्रिया। क्या बात। कोरोना काल में संवाद से वही बात है कि कई बिछड़े तो मिले, लेकिन ऐसे मिले कि वो वर्षों से दूर थे, चाहे माँ बेटे हों, पति पत्नी हो, या नौकर और मालिक में जो संबंध बने, संवाद आपस में रहकर, वो बहुत अद्भुत है। बड़े अलग अलग किस्से पढ़ने को मिलते थे हमको। तो वो संवाद का कोरोना काल में बहुत ही असर हुआ है उस बात का कि लोगों ने पहचाना एक दूसरे को कि हाँ रिश्ते ये होते हैं, दोस्ती ये होती है, और
कैसे बनते हैं। जो दूर दूर रहते थे वो समझ नहीं पाते थे उन चीज़ों को। हमने कई मालिक और नौकर के किस्से पढ़े, फूल वाले और मालिक के कि फूल देने आता है, वो बाद में पता लगा भूखा है, वो ये है, वो सब बातें। लेकिन जब आपसी उनको दर्द मालूम होता है तो वो अपने परिवार की तरह उनको रखते हैं, पालते पोसते के तो इतना ध्यान रखते हैं। तो वो संवाद बातचीत बहुत हुई है। जो लड़के सालों अपने घर नहीं गए, वो कोरोना काल में माँ के साथ, पिता के साथ हर पल रहें, हर पल उनकी बचपन की यादें, ये सब बातचीत होती तो एहसास होता था कि अरे यार हम इतने वर्षों से दूर थे, ये क्यों इतनी दूरियां थी। विदेशों से जो बच्चे आए थे अगर भारत में रह गए तो वो रहे माता पिताओं के साथ अपने, यहाँ के माता पिता विदेश में फंस गए तो वो साथ में रहे। तो वो संवाद का ही नतीजा था कि वो हमेशा के लिए फिर जुड़ गए, फिर कभी अलग नहीं हुए। मतलब वो रिश्ते फिर मतलब रिश्ते तो थे ही, लेकिन नज़दीकियाँ नहीं थी, इतनी दूरियाँ बहुत थी। तो वो संवाद से इनकी दूरियां हुई, क्योंकि साथ में रहे तो हुई। अब हमारे बीच अनिल कुमार गौड़, कवि, आलोचक, कहानीकार। आइए सर, 2-4 मिनट है ना? 2-3 मिनट, क्योंकि आप नए वक्ता हैं, मालूम नहीं, पता लगा आधे घंटे बोले आप तो। नहीं, ऐसा हो नहीं था। हाथ में ले लीजिए। अपना परिचय दे दूं क्योंकि आप लोग मुझे नहीं जानते। जी। मैं एक ऐसे शहर से आ रहा हूँ जो अयोध्या के निकट है। अली सदार जाफरी की ज़मीन है, बेकल उत्साही वहाँ के कवि हुए हैं। तो यहाँ बात आती है कि पहले हम सभी शब्दों को बिखरा दें। बात है तथ्य की। तथ्य क्या है? तथ्य सत्य का द्रवण ही तो है। तर्क क्या है? तर्क बुद्धि का एक पक्ष है। और आप जानते हैं आज महात्मा गांधी जी की का दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने सत्य के प्रयोग पर अपनी बात कही और हम लोग तथ्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य सबको पता है, कायदे से हम लोग एक सत्य के वाहक हैं। हम चाहें तो पूरी धरती को अपने कंधे पर उठा लें, और अगर हम चाहें तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में रह के अपने जीवन बिता लें। ये सत्य धारण करने के लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता होती है। ये पग पग तथ्यों पर चल के हम सत्य तक पहुंचते हैं, और सत्य के साक्षात्कार करने के लिए हमें प्रखर बौद्धिक और संपादक अपना रूप रखना पड़ता है। चीज़ों को काटना छांटना। बहुत सी घटनाएं हैं, हजारों। भारतीय साहित्य में तो घटनाओं का अंबार है। आप कोई भी प्रकरण ले लें तो आप कहेंगे कि अरे इसकी क्या व्याख्या करेंगे, 60,000 साल की उम्र, क्या मतलब? बौद्धिक स्तर पर ये कट जाती है बात, हमें नई व्याख्या करनी होगी। ऐसे हर चीज़ अपनी व्याख्या मांगती है। अगर हम उसकी व्याख्या नहीं करते तो हम अपने बच्चों को कुछ दे के नहीं जा रहे हैं, हम वहीं छोड़ के जा रहे हैं जहाँ लोगों ने आस्था ने छोड़ दिया था। तो आस्था को संवलित करने के लिए हमें तथ्यों की, तर्कों की, प्रबल प्रतिवादों की, प्रबल विवादों की आवश्यकता है। हम लड़ने को कटिबद्ध हो जाएं। अगर हम बौद्धिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं तो आप जान लीजिए कि हम अपने बच्चे को कुछ नहीं देके जा रहे। हम नितांत एक जड़ी भूत व्यक्ति के रूप में बदल चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं। अपने 2-3 पंक्तियाँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस बात को प्रकाशित करती हैं। सत्य कैसे आता है, तथ्य कैसे आता है। समय के कंठ पर जिसका चरण है, उसी के पक्ष में वातावरण। जिसे तुम शोध पुस्तक कह रहे हो, सुना है उद्धरण ही उद्धरण है। हमने क्या किया है? हमने सत्य को नहीं पकड़ा है। सत्य तो वो है कि हमें आगे कैसे मानवता को ले जाना है। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तथ्य ये है, कुछ विवाद की बातें हैं, कुछ वाद की बातें हैं। सबको एहसास है कि सत्य क्या है, लेकिन क्योंकि हम एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं या दूसरे पक्ष में खड़े हो जाते हैं, इसलिए उस सत्य को धुंधला देते हैं। हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है। हमें इस राष्ट्र को, इस विश्व को आगे बढ़ाना है।
और इस आगे बढ़ाने को हम तथ्यों से, सत्यों से, तर्कों से, वितर्कों से, मंथन से और सतपथ के संधान से पा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह वाह। रितु शर्मा आइए। रितु शर्मा कलाकार हैं, इनके कई एल्बम आ चुके हैं। तर्क वितर्क का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारी भाषा का। पुराने ज़माने में राजा महाराजा विद्वानों को अपनी सभा में बुलाते थे कि शास्त्र गोद करवाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रितु शर्मा है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। कभी हम सही हैं, कभी हम गलत, ये भी तो तर्क ही है। कभी हम सही हैं, कभी हम गलत हैं, ये भी तो तर्क ही है। अपने आत्मसम्मान को पहचानो, ये बढ़ाता है, ये भी तर्क ही है। और छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा दिखाता है, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा दिखाता है। ये तर्क और वितर्क कैसा अजीब आकलन है। हिंदी इतनी सही नहीं है। ठीक है। हाँ, अच्छा जी। बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े शब्द व तथ्यों से तर्कदार एक नया समाज सजाते हैं। ज्ञान के अभावी, तर्क से वंचित इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। परंतु जब प्रेम के आड़े में तर्क आते हैं, तर्क करने वाले सुख और खुशी के बीच कहाँ चला जाता है इनका वो सुख और खुशी का अंतर? कहाँ चला जाता है इनका वो खुशी का अंतर? क्या होगा जब एक दिन सारी दुनिया ही तर्क का बेड़ा बांध लेगी? निशब्द सरल भावना भी कले को बांध लेगी। धन्यवाद। शालिनी वाजपेयी म्यूजिशियन है, ये ले। नमस्कार सभी को, प्रणाम। सबसे पहले आपको सुना ज्योति जी, सबके नाम तो मुझे अभी नहीं याद है क्योंकि आज ये पहली बार मैं आप सबके साथ हूँ यहाँ पर। मेरी और केशव भाई जी की मुलाकात के बीच में 2 लाइनें आती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत साल पहले, क्योंकि भाषा प्रेमी, साहित्य प्रेमी और आर्ट कला को चाहने वाले रहे, तो एक अवसर आया, मैंने आपको बताया भी है कि जब मुझे डॉक्टर राहत साहब को सुनने का मौका मिला। मैं जानती नहीं थी कौन है वो, लेकिन जिसने बुलाया था वहाँ पर मुझे जाना ही था। तो मन में अनेकों विचार और थोड़ी सी उथल पुथल भावना के साथ जैसे ही मैंने ऑडिटोरियम में प्रवेश किया तो वो कह रहे थे कि तेरा मेरा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, कुछ तो साजिश खुदा की भी होगी। तो केशव जी मिले तो मैंने कहा कि बिल्कुल कोई ना कोई साजिश तो है, और उसका ये पहला एपिसोड है कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आना ही है। तो संवाद और तथ्य के अनेक मत और विचार सुने, जो कि सब अपनी अपनी जगह सही है। बहुत सरल भाषा में कहें तो संवाद बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि संवाद नहीं है तो कुछ भी नहीं है नहीं है, ये सिद्ध होता ही संवाद से है। यदि आप एक प्रश्न पे विचार करें जो कि बहुत तथ्य भी है जिसका, और जिस पे निरंतर संवाद होता रहता है कि ईश्वर है क्या? किसी ने ईश्वर को देखा है? देखा किसी ने नहीं है, लेकिन सिद्ध करने के लिए संवाद माध्यम है और तथ्य चाहिए तो सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं है। दूसरा कि जैसे बात की विवेक की, तो यदि आप में विवेक है और वहाँ पे आप अपने थोड़े अहंकार से दूर हो जाते हैं, वो थोड़ी सी मुलायमियत है आप में, थोड़ी सी नरम अंदाज है, तो आप बहुत अच्छे से तथ्यों को सिद्ध कर पाएंगे। बहुत सरल उदाहरण मैं देती हूँ क्योंकि संगीत से जुड़ी हुई हूँ। तो एक ही राग को अनेक घराने गाते हैं,
है ना। किताबों में जाएंगे तो लिखा हुआ है ये सुर लगाने हैं, लेकिन वो तथ्य है, लेकिन वो तथ्य रस से विहीन है, बहुत दूर है। संवाद रूखा हो गया, सूखा हो गया। आपने कहा कि सच बोलने की ज़रूरत है, हम क्या दे करके जा रहे हैं पीढ़ी को, लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि वो विवेक के साथ हो, अन्यथा आप सत्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे ना। संवाद तर्क में बदलता ही तब है जब मैं अपनी इस प्रेजेंस को, यहाँ पर मैं हूँ, मैं उसको सिद्ध करके जाना चाहती हूँ कि आप जितने बैठे हैं मेरे बोलने पे ताली बजाओ और ये कहो कि शालिनी आपने बहुत अच्छा बोला। वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ मेरे अहंकार की पुष्टि करता है, जो संवाद से भी दूर है और तथ्य से भी दूर है। तो संवाद और तथ्य दोनों आवश्यक हैं लोग, लेकिन इसके बीच का जो ब्रिज है, जो पुल है, उसमें विवेक भी है, वक्त भी है, उसमें तथ्य को पुष्टि करने की अनेक चीज़ें भी हैं। बहुत ज़रूरी है संवाद होना। ये कोरोना ने सिखाया। जब लोग अकेले बैठे उनको कीमत पता चली। जो परिवार में है वो मुझसे कहते हैं कि शालिनी आप बहुत सुखी हैं क्योंकि आप अकेले रह रही हैं, घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैंने कहा थोड़ा सा पलड़ा चेंज कर लेते हैं, आओ इस अकेलेपन में, तो तुम्हें पता चले कि वो शोर की कीमत क्या है। नहीं तो एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक जौहरी जब उसे उठा करके किसी कोने में रख देता है तो 6 महीने के अंदर मंदिर बन जाता है और लाइनें लग जाती हैं। वो पारखी नज़र चाहिए, उतनी सी बात है। तो संवाद बहुत आवश्यक है और उसे सिद्ध भी करना है, लेकिन बीच में थोड़ी सी हमारे अंदर ये होना चाहिए कि तथ्य कितना ज़्यादा प्रकाशित है, कितना नहीं है, और संवाद का स्वरूप ना बिगड़ जाए। हमारा यदि स्वरूप अच्छा है, मुस्कान के साथ, सौम्यता के साथ यदि हम अपने संवाद को तथ्य की तरफ लेके जा रहे हैं तो फिर उस बैठक में आनंद भी आता है, अन्यथा उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। वैसे कहने को तो बहुत लंबा बोला जा सकता है, लेकिन बहुत समय मैं नहीं लूँगी। बस इतना है कि आप सभी के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ और उसमें अपनी भी एक विचार मैंने लगा दिया है कि संवाद आवश्यक है, लेकिन वो जर्नी वहाँ से शुरू होकर जब तथ्य तक जाती है तो उसके बीच में वक्त, विवेक, संयम, हर चीज़ की आवश्यकता है। बस यही है हमारे संवाद की आवश्यकता। धन्यवाद। आइए सर, आइए आइए। होलकर जी आप बोलेंगे क्या? अच्छा आइए, आप कलाकार हमारे में आपका परिचय। जी मेरा नाम प्रवीण इंदू है। बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ और हालांकि मैं आप सबसे छोटा हूँ मैंने, और आप FTI से हैं, काफ़ी सीरियल वेब सीरीज पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जी मैं FTI से पास आउट हूँ। जी तो मैंने काफ़ी वर्ल्ड सिनेमा देखा है। हमें तो वहाँ 2-3 साल तो वर्ल्ड सिनेमा ही सिखाया जाता है, तो जो कि हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय हमारा आज है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इस विषय में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक एग्जांपल है कि बीच में ना मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था कि हालांकि हम लोग एक्टर है, कलाकार है, तो हम रूल्स रेगुलेशन मुझे बहुत मतलब ब्रेक करना पसंद नहीं है। तो मैं सिग्नल पे, लाइट पे अगर हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे, तो कभी ब्रेक नहीं करता हूँ। तो जो कि मैं खड़ा था, मुझे पीछे से एक कार वाला था और मुझे हॉर्न बजा रहा था, तो मैंने ब्रेक नहीं किया सिग्नल। तो फिर आगे जाके उसने गाड़ी रोकी, शीशा खोला और उसने मुझे एक गाली दी। तो मुझे लगा कि यार इसके साथ संवाद तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो रूल तोड़ा नहीं और फिर आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो। मैं उसके सामने गया, मैं उसे जाने नहीं दिया। नेक्स्ट सिग्नल पे भी मैंने गाड़ी रोकी, उसको जाने नहीं दिया। वो समझ गया कि मैं उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर आगे जाके पता नहीं, थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने गलती की, मुझे गाली दी, और वो खुद आगे गाड़ी रोकी और मुझे कहा कि भाई सॉरी। मैंने कहा सर आपने मुझे गाली क्यों दी, मैंने तो कोई गलती नहीं की। नहीं बोले मैं टेंशन में था। मैंने कहा ये सही है, आप जो कह रहे हो ना टेंशन में हो, मैं ये सच है कि आप टेंशन में हो, लेकिन आप दोबारा ऐसा मत कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि संवाद बहुत ज़रूरी है,
छोटी छोटी चीज़ों में भी, जैसे कि एग्जांपल दिए कि छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ा हो जाता है, और मैंने उससे प्यार से ही बात की। हो सकता है कि कोई उसकी जगह कोई दूसरा आदमी हो तो वो फिर से मुझे गाली दे देता, लेकिन मैं आगे निकल जाता। लेकिन मुझे लगता था कि उस संवाद हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुई और मसला हो गया, शायद उससे भी कहीं घर जाके शांति हुई कि उसने मुझे सॉरी बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि संवाद होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। हाँ, आइए साहब, होलकर जी। राजेश होलकर जी गायक भी रहे हैं और अभी आध्यात्मिक क्लासें लेते हैं जी। नमस्कार, मैं राजेश होलकर। रहे ही रहे हैं, अभी हैं कुछ नहीं। सत्य की बात चली तो हाँ, थोड़ा स्लो ही बोल पाऊँगा। हाँ, चलेगा। हेलो। सत्य की बात हुई तो मन में कुछ हलचल हुई कि कहीं ना कहीं हम सभी का सत्य से बहुत बड़ा नाता है, लेकिन समस्या ये है कि हम असत्य के साथ जीना सीख गए हैं। और मैं एक बात हमेशा मेरे उद्बोधन में कहता हूँ कि शायद संसार में सत्य की जरा जानने वाले लोग बहुत कम हैं। झूठ के रूप में सत्य बहुत प्रसारित हो चुका है। तो हम सत्य की खोज कहीं ना कहीं झूठ से ही कर रहे हैं, क्योंकि झूठ इतना सत्य हो चुका है कि हम उसी की खोज में लग गए और असल सत्य जो था वो कहीं ना कहीं गुम सा हो गया है। दूसरी बात, संवाद की बात हुई तो मुझे ऐसा लगता है संवाद बहुत ज़रूरी है, वाद भी बहुत ज़रूरी है, सब ज़रूरी है दुनिया में। ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो शास्त्रों में सब मिलेगा। जहाँ ध्यान सिखाया गया, जहाँ पर संयमता सिखाई गई, वहाँ शस्त्र चलाना भी सिखाया गया, मारना भी सिखाया गया, धोखा भी सिखाया गया, सब हुआ। तो संवाद की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है दूसरों से संवाद के बजाय सबसे पहले मनुष्य को स्वयं से संवाद करने की ज़रूरत है। अंतर्मन का संवाद ही हमें सत्य तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अंतर्मन के संवाद से ही हम जीत सकते हैं। बाहर के संवाद के और बात से हम कभी भी नहीं जीत सकते। वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आएगी, अच्छा है या बुरा है या झूठ है या सच है, या आपका जो सब्जेक्ट है उस विषय की बात होगी, वो अधूरा सा ही होगा। स्वयं के संवाद से हम सत्य तक निश्चित पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। अब धन्यवाद कर दिया। अब जी कितने मिनट लेंगे आप? 2-4 मिनट? आइए। तो मतलब कोई राजनीतिक बात ना हो? कोई ऐसी बात नहीं है। अब मास्क आप निकाल दीजिए तो हम बदनाम हो जाएंगे। अच्छा। सभी की बातों को सुना और सभी का हम स्वागत करते हैं जी। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकील रंजना अग्रवाल हूँ। बम्बई घूमने आई हूँ, तो इसी में हमारे बेटे राइटर हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आप हो आइए मीटिंग में। हमने कहा बिल्कुल वेलकम है आपका। तो हम यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं। यहाँ पर 2-3 बातें हुई, सत्य और झूठ। हम लोगों को रोज़ सत्य से कोर्ट में जब पाला पड़ता है तो सत्य तो एक किनारे हो जाता है, झूठ ही सत्य होता है, वो जीत जाता है। मुलजिम जो रहता है वो जीत जाता है, और जो आरोपी नहीं है, निर्दोष है, वो सजा याफ्ता हो जाता है। और उसके पीछे उसकी फैमिली, उसका परिवार सब जो दुख पाता है, जो तो लगता है कि कहाँ हमने किस पक्ष का हमने वकालत कर दी। क्या ये चीज़ बड़ा खड़ता है। बहुत बड़ा सत्य कह रही हैं आप। बहुत बड़ा। तो मैं बहुत बड़ा सत्य, वाकई। तो मुझसे ये कहा गया कि आप ऐसा केस करिए जो आपको सुखद हो। तो मैंने कहा कौन सी लाइन पकड़ी जाए जहाँ पर कोई को दुख ना हो। ये हुआ कि दुर्घटना क्लेम, प्रतिकर, मुआवजा दिलाइए सबको, चाहे वो ज़मीन के मामले हो, किसानों को, ये ट्रक और गाड़ी से जो हो जाते हैं, परिवार ना समाप्त हो जाता है,
या मियाँ बीवी के झगड़े हैं। तो हमारे पास जो है, अब यहाँ पे बात आ रही है तो मियाँ बीवी, हम उर्दू थोड़ा बोलते हैं, लखनवी अंदाज है, तो मियाँ बीवी के जो झगड़े की बात यहाँ उठाई जा रही थी, तो वहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप, अदालत भी मौका देती है मियाँ बीवी को, कानून में भी समय है 7 साल का दिया जाता है, और आपके बच्चे छोटे हैं, तो उन सबको ध्यान रखते हुए पति पत्नी से हमारा अनुरोध है और समाज से अनुरोध है कि अगर आपको मानसिक तौर पे आप असंतुष्ट होते हैं आपस के रिश्ते से, तो उसको आप आपस में संवाद करिए। इससे ये नहीं है कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मेरे पास समय नहीं है। पत्नी बोलती कि मैं अभी पूरे दिन रसोई में तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए खाना बनाया, भोजन बनाया, और आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, तो मैं क्यों काम करूँ कल सुबह उठ के। ये सब बातें होती, और यही जो है आपको कोर्ट की तरफ ले जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप इसको ध्यान दीजिए और आपस में संवाद करिए, और सत्य बातें आपस में छुपाइए नहीं। आप झूठ मत बोलिए घर पहुंच गए कि मैं फलाने के साथ था, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन घर पहुंच चुकी है कि आप फलाने के साथ थे। और बच्चों से तो खास तौर से झूठ बिल्कुल नहीं बोलिए। अगर आप कोर्ट में हैं और जजमेंट होने वाला है और आप मियाँ बीवी अलग होने वाले हैं, तो बच्चे को बताइए। बच्चे तो ऐसा एक पल में जजमेंट देते हैं कि कल का जो जजमेंट है, जज भी जो है अपना जजमेंट बदल देता है। सिर्फ इतना ही यहाँ पर हमारी आप लोगों से धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में बहुत भ्रमण किया है और विदेशों में भारतीय संस्कृति को और अध्यात्म को, बड़ी बड़ी घटनाओं को छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाया है। तो संवाद के माध्यम से ही समझाया है। तो आज की ये परीक्षा, हाँ आइए यहाँ आएंगे सर, जब भी आनंद आएगा। अब आपका कवि वाला रूप जागा है। दरअसल क्या हुआ, हाँ आइए, बहुत अच्छा गौड़ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। आइए बैठिए। और उसके बाद जी अनिल गौड़ जी ने बड़ी अच्छी कविता बात कही, और कविता से होगा। उसके बाद मैडम जो आए हैं इलाहाबाद से, हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आप यहाँ आए। और जो चीज़ें एक उनके बाद अपने होलकर जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आत्मसंवाद की बात की उन्होंने, तो मेरे ध्यान में एक चीज़ आई। मैंने कहा अब चीज़ वहाँ तक आ चुकी कि जहाँ ये बात कहना ज़रूरी है, शायद पसंद आए। आएगी, बिल्कुल आएगी। कि न साकार न निराकार की पूजा करते हैं। वाह, क्या! न साकार न निराकार की पूजा करते हैं, हम सब अपने अहंकार की पूजा करते हैं। न साकार न निराकार की पूजा करते हैं, और हम सब अपने अहंकार की पूजा करते हैं। और निकल सके हम खुद से बाहर, इतना समय कहाँ। वाह, होलकर जी जो कह रहे थे खुद से संवाद करना, क्या बात है। लेकिन निकल सके हम खुद से बाहर, इतना समय कहाँ। और पर पीड़ा को अपना समझे ऐसे हृदय कहाँ। वाह वाह, क्या बात। निकल सके हम खुद से बाहर, इतना समय कहाँ। और पर पीड़ा को अपना समझे ऐसे हृदय कहाँ। लेना देना क्या ईश्वर से, सबका नाता आडंबर से। लेना देना क्या ईश्वर से, सबका नाता आडंबर से। देह भुलाकर अलंकार की पूजा करते हैं, हम सब अपने अहंकार की पूजा। वाह वाह, क्या बात। और अलग अलग है सबकी ढपली, अलग अलग है राग। अलग अलग है सबकी ढपली, अलग अलग है राग। और भाईचारे के भूसे में सुलग रही है आग। अलग अलग है सबकी ढपली, अलग अलग है राग। और भाईचारे के भूसे में सुलग रही है आग। अरे कहने को तो भीड़ बड़ी है, पर सबको अपनी ही पड़ी है। कहने को तो भीड़ बड़ी है, पर सबको अपनी ही पड़ी है। कि छद्म मुखौटे इश्तिहार की पूजा करते हैं। छद्म मुखौटे इश्तिहार की पूजा करते हैं, हम सब अपने अहंकार की पूजा करते हैं।
तो अपने अहंकार की पूजा करना छोड़ करके संवाद के माध्यम से एक दूसरे को समझे। असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन वो इस तरह से ना हो कि वो कुतर्क के माध्यम से जा करके समाज का, देश का और इस सृष्टि के विनाश का कारण बने। हम सब मिलकर रह सकते हैं। एक मानव होने के नाते शांति हमारा प्रथम गुण होना चाहिए। संवेदनाएं इतनी तो कम से कम होनी चाहिए कि हमें और हमारे बाद की पीढ़ियों को हमारे मानव होने पर शर्मिंदा ना होना पड़े। थैंक यू सो मच। अब क्या एक मिनट दोबारा माइक लेना हो तो फिर कुछ करना पड़ेगा आपको संस्था। ये चाय नाश्ता फिर आपकी तरफ से होगा। ये माइक सुन रहा है अभी, माइक के सामने हो सकता है कि आपको इस शेर को सुनने के बाद आपको व्यवस्था हम तो करें, आप तो कर दीजिए। एक शेर आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये तथ्य और बैठ के वो परम तथ्य और तर्क पर है। देखिए अभी साकार निराकार की बात हुई, एक महान कवि हुए हैं हमारे शहर के हैं, आपको जल्दी ये शेर सुनने को नहीं मिलेगा इसलिए मैं सुना रहा हूँ। आप अच्छे कवि हैं, मुझे अच्छा लगा, आपसे जुड़ेंगे। नानक चंद इशरत साहब हुए हैं, उन्होंने ईश्वर के बारे में बस एक शेर मुझे बस पढ़ना है, इसी के लिए मैं पढ़िए। हमने माना उसकी है तस्वीर नामुमकिन मगर, हमने माना उसकी है तस्वीर नामुमकिन मगर, जिस तरह की शक्ल मुमकिन है वो बुत खाने में। ये तथ्य और दलील सब वाह, सब अच्छे कवि हैं। निश्चित रूप से अब ये सब हालात जब ठीक होंगे तो जो कमर्शियल कवि सम्मेलन होते हैं, हम उनको कवियों को भी आमंत्रित करते हैं, उसमें सबको अपना मानदेय होता है। लेकिन ये 2-2.5 साल में कोरोना काल में हमने निरंतर कार्यक्रम किए हैं और आज जो हमसे 115 देश जुड़े हैं हमसे, क्योंकि हम निरंतर कार्यक्रम करते हैं। तो सर कभी एक आध बार इस तरह का कुछ हो जाए तो आप वो मत कीजिए, आने वाले दिनों में आप चीज़ें से जुड़ेंगे। चलिए नमस्कार, धन्यवाद जी। एक